नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ है मानसी सुमन जो कि एमपी के अशोकनगर से हैं। एमपी के अशोकनगर में मुंगावली से हैं ये। और इन्होंने सीएसआर नेट दिसंबर 2025 के अंदर एलएस क्वालिफाई किया है और इनकी जो रैंक है वो 91 रही है। आज हम इनसे जानने की ट्राई करेंगे कि इनकी प्रिपरेशन कब स्टार्ट की इन्होंने और क्या इनकी जर्नी रही और क्या कुछ गलतियां रही है जिसकी वजह से ये एक स्टेप पीछे रह गए। मतलब जेआरएफ हो सकता था इनका पर हुआ नहीं। तो सब इनसे अपन जानेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम इनसे ये जान लेते हैं कि इनकी एमएससी कब कंप्लीट हुई और इन्होंने एमएससी कहाँ से कंप्लीट की है। बताइए मानसी। सर मेरा नाम मानसी सुमन है। सर मेरी एमएससी 2025 में कंप्लीट हुई है। ओके। और सर मैंने अपनी एमएससी पीजी कॉलेज गुना से कंप्लीट करी है। ओके। और सर एमएससी करते वक्त मुझे फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ ओके। और मुझे लगा कि मुझे फिजिक्स की फील्ड में ही आगे जाना है। हम्म। तो मैंने सेकेंड सेमेस्टर के बाद से ही मतलब सितंबर 2024 के बाद से ही सीएसआई नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ओके। सर ओके। प्रिपरेशन में थोड़े चैलेंजेस भी आए क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम्स भी होते हैं बीच में। बिल्कुल। उसमें उस टाइम में प्रोजेक्ट वर्क भी रहता था, तो उस सबके बीच में प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना थोड़ा टफ हो जाता था। हम्म। बट मेरी प्रिपरेशन की थी कि मैं कंसिस्टेंट रहती थी। अगर हम्म। कभी नहीं भी हो पाता तो 1-2 घंटे पढ़ लेती थी, जैसे अगर एमएससी के साथ में नहीं मैनेज हो पाया था। हम्म। बट सर मैंने कंसिस्टेंसी को बिल्कुल मेंटेन करके रखा अपनी प्रिपरेशन के दौरान। ओके। ठीक है, तो मतलब आपकी एमएससी 2025 के अंदर है और आपने दिसंबर 2025 का एग्जाम है वो क्वालिफाई कर लिया है। अ, आपके जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो आपके पास में क्या-क्या रिसोर्सेस थे जहाँ से आपने तैयारी शुरू की? सर जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब मैं कंप्लीटली ब्लैंक थी, मतलब मुझे ओके। पता ही नहीं था कि कहाँ से क्या स्टार्ट करना है। ठीक है। तो मैंने यूट्यूब पे थोड़ा सर्च वगैरह किया तो मुझे आपका चैनल मिला। हुँ, हुँ। तो मुझे वहाँ से मतलब काफ़ी हेल्प मिली कि मुझे कैसे कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट करने हैं, हुँ, हुँ। कहाँ से शुरू करना है, हुँ। कौन-कौन से सब्जेक्ट मुझे पहले प्रिपेयर करने हैं। तो मैंने यूट्यूब से ही सारा अपना मटेरियल तैयार करा, ओके। सेल्फ स्टडी करके। हुँ, हुँ। यस सर। ओके। ठीक है, यूट्यूब से ही आपने तैयार किया। अ, यस सर। आपके सारे सब्जेक्ट आपको मतलब सब में कंफर्टेबल थे या कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें कंप्लीटली चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी? सर जैसे सब्जेक्ट्स तो मुझे सारे ही अच्छे लगते थे। ओके। क्वांटम मैकेनिक्स जिसमें मेरा फेवरेट था। हुँ, हुँ। बट सर क्या है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिन्हें मैं बहुत पढ़ती थी तब भी उनके कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते थे, जैसे ओके। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हो गया। ओके। तो वो मुझे थोड़ा-सा चैलेंजिंग लगता था। हुँ, हुँ। अदरवाइज़ न्यूक्लियर हो गया, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर हो गया, हुँ, ये सब मुझे बहुत अच्छे लगते थे। क्वांटम मैकेनिक्स, हुँ। मैथमेटिकल फिज़िक्स, हुँ, ये हुँ। बहुत स्कोरिंग थे और मेरी अच्छी पकड़ थी यहाँ पर। ओके, ओके। तो कोई ऐसे सब्जेक्ट भी थे जिसमें आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ी कि ये तो मतलब बहुत ईज़ी सब्जेक्ट लगे मेरे को? यस सर, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स। ओके। हाँ, पार्टिकल मैंने अपनी फिज़िक्स। प्रिपरेशन स्टार्ट यस सर, वहीं से स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन, तो वो मुझे बहुत ईज़ी लगते थे, उनके क्वेश्चन मैं ईज़िली बना लेती थी। ओके, ओके। आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान क्या आपने अपने सेल्फ नोट्स भी प्रिपेयर किए थे? यस सर, मैंने शॉर्ट नोट्स पहले मैंने नोट्स बनाए थे अच्छे, हुँ, हुँ। डिटेल्ड नोट्स थे सर। हुँ, मैंने हुँ। पूरा अच्छे से किया था। हुँ। उसके बाद मैं साथ-साथ में शॉर्ट नोट्स बनाती थी। और ओके, सर शॉर्ट नोट्स ने मुझे मेरी प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है। ओके, ओके। अ, डिटेल्ड नोट्स साथ ही। हुँ, हुँ। तो आपने जब आपकी एग्ज़ाम था उससे पहले आपके प्रैक्टिस के लिए आपने क्या किया था? तो प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले तो मैंने पीवाईक्यू पर फ़ोकस करा था, ओके। कि मैंने पीवाईक्यू ही 4 से 5 बार रिवाइज़ करे थे। हुँ, हुँ। और पीवाईक्यू के साथ-साथ ही टेस्ट सीरीज़ लिया था सर। ओके। टेस्ट सीरीज़ में मेरे मतलब जो भी क्वेश्चन्स गलत होते थे, हुँ, हुँ। मैं उन्हें तुरंत ही सीख लेती थी। नोटबुक भी मैंने मेंटेन करी थी, हुँ, हुँ। जिसमें मुझसे जो भी गलत मैं उसमें वो सारा डेटा एंटर करके रखती थी। हुँ, हुँ। और मतलब एग्ज़ाम के पहले मैंने क्वेश्चन्स को एक बार सॉल्व कर लिया था, ताकि मैं सेम मिस्टेक वहाँ पे रिपीट ना करूँ। ओके, ओके। मतलब आपने प्रैक्टिस में साथ में ये भी किया कि आपने जो टेस्ट को एनालिसिस भी किया और देखा कि कहाँ-कहाँ पे मेरी गलतियाँ हो रही हैं, उनको आपने अलग से नोट किया था। बिल्कुल। ओके। पीवाईक्यू मतलब आपने 2025 के पहले के लगभग सारे पीवाईक्यू कर लिए थे या फिर 2 4-5 साल के पीवाईक्यू के थे? फिर मैंने 2011 से लेके 2025 तक के सारे पीवाईक्यूज़ को मल्टीपल टाइम्स किया था। ओके, ओके। सिर्फ़ आपने सीएसआर नेट के पीवाईक्यू किए थे या फिर उसके अलावा जैसे गेट, जेस्ट है, टीएफआर है, इसके पीवाईक्यू भी आपने अटेंड किए थे?
नहीं सर, मैंने गेट, जेस, टीआईएफआर और सीएसआई नेट सारे के ही करे थे, बट लास्ट मोमेंट जैसे एग्जाम के पहले मैंने सिर्फ सीएसआई नेट के पीवाईक्यू से किए थे, बट प्रिपरेशन के दौरान हाँ मैं हाँ। जैसे कंप्यूटर होता था तो उसके बाद मैं सारे पीवाईक्यू लगाती थी, जेस्ट के भी, टीआईएफआर के भी। ओके, मतलब आपने कोई भी प्रैक्टिस का ऐसा ऑप्शन छोड़ा नहीं कि भाई अगर मैं यहाँ से पढ़ लेती तो मेरे को और ज्यादा अच्छा बेनिफिट होता, मतलब आपने सारी जगह से प्रैक्टिस कर ली थी। यस सर, क्या होता था सर कि मैं कॉन्सेप्ट पढ़ लेती थी, बट जब तक मैं पीवाईक्यू नहीं करती थी तो मुझे मतलब कॉन्फिडेंस वो नहीं टॉपिक बनता, हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं आता था आता। सर। ओके। एग्जाम सेंटर पे आप जब गए थे उससे पहले कुछ आपका स्ट्रेटजी था कि मेरे को पहले ये पार्ट करना है उसके बाद ये पार्ट करना है, ऐसा कुछ था? यस सर, मैंने मॉक्स में ही इतना एनालाइज कर लिया था कि मुझे ये वाला पार्ट पहले करना है, ये वाला बाद में। ओके तो मेरी ये स्ट्रेटेजी थी कि मैं सबसे पहले पार्ट सी करूंगी। और ओके सर मुझे लगता है कि वो मेरा बेस्ट डिसीजन था, ओके। क्योंकि इस बार जब मैंने पार्ट सी और पार्ट बी करने के बाद मैं पार्ट ए पर गई तो वो थोड़ा सा shocking था मेरे लिए, टफ था, मतलब पार्ट ए मैंने उसके लिए ऐसे प्रिपेयर भी नहीं किया था स्पेसिफिकली, और वो इस बार थोड़ा टफ था कंपेरेटिवली। ओके। तो सर मेरी स्ट्रेटेजी यही रही थी कि मैं सबसे पहले पार्ट सी को सॉल्व करूं, पार्ट सी के बाद पार्ट बी और उसके बाद पार्ट ए। तो मैंने शायद 1.5 आवर दिया था पार्ट सी को। तो पार्ट सी के बाद पार्ट बी किया था और लास्ट में पार्ट ए। और पार्ट ए करने के बाद मुझे लगा कि ये थोड़ा सा टफ है, बट फिर भी मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे एप्टीट्यूड के 50 में। ओके ओके ओके। वैसे एप्टीट्यूड में आपके फिर मार्क्स कितने आए थे? सर मार्क्स मेरे कम थे, थोड़ी नेगेटिव मार्किंग हुई थी, 8 ओके मार्क्स आए थे मेरे ओके एप्टीट्यूड। ओके, फिर मतलब आपका जेआरएफ होने से पार्ट ए नहीं रोका है। ऑब्वियसली सर, जब रिजल्ट आया तो मुझे यही लग रहा था कि हम्म, अगर मैं थोड़ा सा एप्टीट्यूड को ज्यादा ध्यान देती तो जेआरएफ डेफिनेटली हो गई था। ओके। अ, जब आपका मतलब एग्जाम हो गया था उसके बाद में क्या लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा? कुछ इधर उधर भटके आप यूट्यूब पे कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है वगैरह? सर कहीं नहीं भटकी सर, आईएफएस था तो मुझे मतलब यहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाती थी कट ऑफ रिलेटेड। और ओके। आपने जो भी प्रिडिक्शन किया था ना कट ऑफ, हाँ हाँ। बिल्कुल वही सब मिल रहा है। ओके ओके। तो मतलब थोड़ा सा तो था कि मतलब एलएस इस बार हो जाएगा। ओके जेआरएफ के लिए डाउट्स थी तो फिर वो वैसे ही रहा, नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर करूंगी। ओके, तो मतलब अभी आपको जून के लिए फिर से तैयार हो आप? यस सर। तो इस बार आप क्या ऐसी गलती है जो फिर से दोहराना नहीं चाहोगे कि मतलब मैंने पिछली बार ऐसा कर लिया था इस वजह से मेरा जेआरएफ नहीं हुआ था, इस बार अगर मैं ये चीजें ठीक कर लेती हूँ तो मेरा जेआरएफ इजीली हो जाएगा? सर पहले तो ये है कि मैंने सब्जेक्ट्स है ना, मेरे 2 सब्जेक्ट्स रह गए थे, जैसे मैंने 7 सब्जेक्ट्स कंप्लीटली प्रिपेयर किए थे, बट मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लासिकल रह गया था, तो इस ओके बार मेरा फोकस ठीक है, हाँ हाँ। जैसे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लासिकल भी करूँ ताकि मेरा सारा सिलेबस तैयार हो, ताकि जहाँ से इजी क्वेश्चन आए मैं उसको भी ना छोड़ूं। बिल्कुल। और सर इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ में हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के इस बार भी क्वेश्चन है वो इजी थे काफी सारे क्वेश्चन, मतलब ओपीएम का देखो तो या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर आप ये कर लेते तो आपका एलएस से जेआरएफ हो जाता था आराम से। बिल्कुल सर, तो वो मुझे लग रहा था कि मेरा वहीं से लैग जा रहा था थोड़ा सा, ओके। तो मुझे कवर करने हैं इस बार, और थोड़ा सा एप्टीट्यूड पर भी अपना मतलब पकड़ बनानी है, क्योंकि वहां से मेरे नेगेटिव मार्किंग में चले गए थे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मेरे तरफ कमी रही। एप्टीट्यूड के लिए वैसे मैं आपको बता दूं कि दिनेश सर है वो पर डे यूट्यूब पे क्लास लेते हैं, तो आप पार्ट ऐसे ए को जब अपने आईएफएस का एप्टीट्यूड चैनल है वहां से आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और एक बार आपने पार्ट ए दिनेश सर से पढ़ लिया तो उसके बाद में ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप 25+ स्कोर कर सकते हो पार्ट ए के अंदर। यस, ओके। तो बट हाँ बोलिए। वन थिंग दैट मेरे एप्टीट्यूड में 8 मार्क्स नहीं थे, मैंने मतलब आंसर किया था, मतलब मेरे 8 क्वेश्चन सही थे, ओके और आफ्टर नेगेटिव मार्किंग मेरे 13 मार्क्स आए थे ओके एप्टीट्यूड में। ओके नहीं मतलब फिर भी 13 मार्क्स फिजिक्स के स्टूडेंट को देखते हुए अगर लगभग आपके 20+ मार्क्स होते हैं ना तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि सारे फिजिक्स के स्टूडेंट जितने भी होते हैं मैं 80-90% कह दूं, क्योंकि हम भी यहाँ पर जैसे फैकल्टीज हैं तो इन हम सब का भी पार्ट ए बहुत स्ट्रांग है, मतलब हम जब भी क्वेश्चन देखते हैं तो लगता है यार ये क्वेश्चन ऐसे मतलब हम हवा में क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। तो और यस, भी मैंने देखा है कि फिजिक्स के स्टूडेंट है वो पार्ट ए को मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कर सकते हैं। तो तो यही कि मीडिया मैंने इसे बहुत लाइटली लिया, मैंने फिजिक्स पर फोकस किया, इसलिए ऐसा हुआ सर। ओके।
तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग अभी CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं, और वैसे आप भी जून वाला एग्ज़ाम देंगे, तो उन सबको आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि मेरे साथ साथ आप भी ऐसा कीजिए जिससे कि आप है वो थोड़ा इजी वे में एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर सकते हैं? सर पहले तो ऐसे स्टूडेंट जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि कुछ भी टफ नहीं होता है। बिल्कुल। मतलब आप अगर कंसिस्टेंट रहेंगे ना, तो आपके एग्ज़ाम निकलेंगे। तो कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप अपने गोल के लिए डेडिकेटेड हो, कंसिस्टेंट हो, तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। ओके। और इसके साथ ही मैं बोलूँगी कि ये एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना, न्यूमेरिकल्स लगाना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ओके। अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छी रैंक लानी है, तो आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने होंगे। ओके। ओके। मतलब प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी सक्सेस की है। यस सर, ऑब्वियसली। ओके। ओके। तो थैंक यू मानसी। और आपने जो भी बातें बोली है, इससे हमारे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं अभी, उनको ज़रूर इनसे हेल्प मिलेगी। और हम यही दुआ करते हैं कि जून का एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो, आप JRF अच्छी रैंक के साथ में JRF हासिल करो, और फिर से हम एक बार मिलें यहाँ पर, और जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी आप लगाने वाले हो वो भी बाकी सारे स्टूडेंट देख सके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बधाई कि आपका LS हो गया, अभी आप एलिजिबल हो गए हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो वैसे MP में पिछले 2-3 साल से वैकेंसीज भी आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की। अभी 2025 के अंदर भी थी एक, 2023 के अंदर भी शायद एक वैकेंसी आई थी, मतलब फिजिक्स के अंदर यस वैकेंसी सर। आई थी। तो मतलब आगे भी वैकेंसी आएगी, और आपका जो फ्यूचर है इसी क्वालिफिकेशन से मतलब आगे बढ़ सके, और आप है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सको। थैंक यू मानसी। यस दोस्तों, सर। हमारे साथ में ये मानसी है जिन्होंने CSIR नेट LS 91 रैंक के साथ में क्वालिफाई किया है दिसंबर 2025 का। और इनकी जो बातें हैं वो आप ज़रूर एक्नॉलेज कीजिएगा इसको, और जिससे कि आपको हेल्प मिल सके और आप भी अपना जो टारगेट है वो पूरा कर सको। थैंक यू मानसी। थैंक यू सो मच सर।